स्वागत है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के विद्यार्थियों का मेरी क्लास में। तो आज हम एक जो यूनिट नंबर 4 है, उसके 4 सेक्शन हैं। सामाजिक विज्ञान है यूनिट 4, सेक्शन 4 सामाजिक विज्ञान। उसके यूनिट नंबर 4.1 है इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ना है हमको? यूरोप में राष्ट्रवाद एवं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण की भावना रखते हैं। यह लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ प्रमुख हैं: राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण। ये राष्ट्रवाद के 3 पॉइंट हम देख सकते हैं। कुछ न कुछ राष्ट्रवाद हर व्यक्ति में पाया जाता है यदि हम राजनीतिक रूप से देखें तो। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रवाद भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति 1789, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति क्या है? 1789 में फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई। इसके मुख्य आदर्श थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के? फ्रांस के। नेपोलियन ने फ्रांस में अनेक सुधार किए। नेपोलियन संहिता लागू की जिससे कानून में समानता आई। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। मुख्य नेता ओटो वॉन बिस्मार्क और विलियम प्रथम। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। ओटो वॉन बिस्मार्क और विलियम प्रथम इसके नेता थे। इटली का एकीकरण, इटली की अभी प्रधानमंत्री और मतलब प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी है। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, तो इटली का एकीकरण गैरीबॉल्डी, मेजनी और काबूर के प्रयासों से हुआ। ठीक है, इटली का एकीकरण, गैरीबॉल्डी, मेजनी का नाम इसमें आता है। अब हम आते हैं राष्ट्रवाद के प्रतीक। तो राष्ट्रवाद के प्रतीक क्या क्या है? राष्ट्रध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रवाद का प्रतीक है। राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा। कुछ लोगों को लगता है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, हिंदी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का नाम आता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इसमें कोई डाउट नहीं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान विकसित हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ? राष्ट्रवाद की जो मैंने शर्त बताई थी, प्रेम, एकता और समर्पण। तो प्रेम, एकता और समर्पण कब हुआ? अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान कह सकते हैं। ठीक है, अभी भी राष्ट्रवाद हमारे अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान होता है। जब हम कहते हैं कि है ना, कोई भी व्यक्ति है राष्ट्र के अंदर तो रहता ही। ठीक है, कहीं ना कहीं परसेंटेज आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद के रूप में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885। उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना। ठीक है, स्थापना 1885, उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना। ठीक है, ये पॉइंट है। बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ? कि जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन की
स्थापना का, शुरू होने का, जन्म होने का। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है। स्वदेशी मतलब फिर क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, ठीक है। और इसके बाद आता है महात्मा गांधी का योगदान। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। कितनी बढ़िया बात कही है। बहुत सारे इसमें डिबेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सत्याग्रह और अहिंसा है, ये पहले से भी विद्यमान थे, लेकिन इनको जन आंदोलन किसने बनाया। अहिंसा किसका धर्म, अहिंसा के लिए जैन धर्म का नाम आता है, करुणा के लिए बौद्ध धर्म का नाम आता है। लेकिन और सत्याग्रह, सत्य की बात तो शुरू मुंडको उपनिषद में ही कही गई है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए नहीं झुकना, और किसके माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, ठीक है। तो यदि आप कहें सत्य और अहिंसा तो पहले से भी विद्यमान थे, लेकिन सत्य और अहिंसा को जन आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनाया, सत्याग्रह और अहिंसा, ठीक है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920, क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। कुछ चीज़ों में जो ईयर है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसका कारण क्या होता है कि ईयर इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि ईयर के समय, उस समय की जो घटनाएं हैं, विशेषताएं, वो उस ईयर के हिसाब से थोड़ी सी रहती हैं। एक्चुअली में कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन एक तो ईयर इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए कितना बढ़िया है, उद्देश्य बताया हुआ है, अंग्रेजी शासन का विरोध और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अंग्रेजी शासन का विरोध कैसे हुआ था, अंग्रेजी शासन का विरोध हुआ था, उनसे कहा गया था कि अंग्रेजी शासन काल में जो भी लोग नौकरी करते थे, है ना, अंग्रेज़ों के अंडर में, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने क्या है, असहयोग आंदोलन, इसका मतलब है हम अंग्रेजी शासन से सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग असहयोग आंदोलन का मतलब नहीं समझते। असहयोग आंदोलन का मतलब है अंग्रेजी शासन से सहयोग नहीं करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन में हुआ था, वो यहाँ भी हुआ है। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसा कि नाम बता रहा है, सविनय मतलब विनम्रता से, अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना, और आंदोलन तो जानते ही, मूवमेंट। तो कब हुआ, 1930 में हुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून का विरोध किया। नमक कानून क्या था, नमक कानून ये था कि नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाए। नमक है ना, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में बनेगा और नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी यात्रा की पैदल, और दांडी यात्रा करके वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, मतलब नमक को वहाँ सबके साथ गए और नमक को वहाँ पे बताया, ये देखो नमक है। तो ये दांडी यात्रा बहुत फेमस है, 1930 में हुई थी इससे। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसा ही नाम से ही दिख रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, यानी कि कहने का मतलब है बहुत हो गया, अब हम नहीं सहेंगे, जितने आंदोलन हो गए सब हो गए, अब केवल सीधी सी बात है, आप लोग भारत से चले जाइए। ये 1942 में हुआ था। इसी के आसपास 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हुआ था, ठीक है, और 1942 में, है ना, तो यानी उस समय ही के आसपास है, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये भी कहते हैं, जब गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश शासन से हमने जो कमिटमेंट की थी, ब्रिटिश शासन का सहयोग किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, भारत ने साथ दिया था ब्रिटिश शासन का, लेकिन ब्रिटिश शासन की, है ना, क्रूरकारी दमनकारी नीति काम में नहीं, मतलब वो इन्होंने यूज की, कुल मिला के कमिटमेंट नहीं की। तो फिर ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसका बहुत बड़ा नारा था, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने लिखा था वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन करो या मरो कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है राष्ट्रवाद का प्रभाव। राष्ट्रवाद का प्रभाव में राष्ट्रीय एकता बढ़ी, स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली।
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो कौन कौन सी व्यक्तित्व की बात करें? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सरदार पटेल, लौह पुरुष, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो ये थोड़े नारे की बात मैंने की। निष्कर्ष, यूरोप और भारत दोनों में राष्ट्रवाद ने लोगों को एकजुट किया तथा स्वतंत्रता तथा एकता की भावना को मजबूत किया। यहाँ पर हमारा इतिहास कंप्लीट होता है। इतिहास के दो टॉपिक हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद एवं भारत में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस में इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, और भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश आंदोलन के दौरान जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ और फिर धीरे धीरे विभिन्न आंदोलन के द्वारा राष्ट्रवाद की भूमिका से राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ है क्या है? व्यापार बढ़ाना, राष्ट्र के प्रति एकता और प्रेम, उद्योग करना, उद्योग लगाना। आंसर बी, राष्ट्र के प्रति एकता और प्रेम। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789, 1857, 1919, 1947। ए, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वंदे मातरम, जय हिंद। आंसर बी। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था? जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस। तो कहाँ से था? फ्रांस से। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? अच्छा हाँ, जर्मनी में एक का नाम और आता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया है? बिस्मार्क ने। ठीक है, जर्मनी में एक का नाम और आता है हमारे एडोल्फ हिटलर का। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो गैरीबाल्डी का नाम, गांधी, गैरीबाल्डी, लिंकन और हिटलर। तो गैरीबाल्डी का नाम आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, 1885, 1905, 1942। कब हुई है? 1885 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, 1919, 1930, 1947। तो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का उपयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शिक्षा बंद करना, उद्योग बंद करना। स्वदेशी आंदोलन यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अशोक आंदोलन कब शुरू हुआ? अशोक आंदोलन 1919, 1920, 1930, 1942। 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1930, 1920, 1942, 1905। 1930 में। दांडी यात्रा किससे संबंधित है? नमक कानून, शिक्षा, उद्योग, कृषि। तो नमक कानून से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1905, 1920, 1942, 1947। तो 1942 याद रखना। करो या मरो का नारा किसने दिया? नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और पटेल। क्लियर बात है, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, कुछ लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना गांधी जी का नारा है। महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का पालन किया? हिंसा, सत्य और अहिंसा, युद्ध, तानाशाही। तो आंसर बी, सत्य और अहिंसा। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? विभाजन, राष्ट्रीय एकता, युद्ध और गरीबी। सबसे बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय एकता। ठीक है, राष्ट्रवाद के 3 बताए गए हैं, राष्ट्रीय एकता, प्रेम और समर्पण। भारतीय राष्ट्रवाद किसके विरुद्ध विकसित हुआ? मुगल शासन, अंग्रेजी शासन, फ्रांसीसी शासन और पुर्तगाली शासन। तो वही सबको पता है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। नेपोलियन संहिता किससे संबंधित थी? शिक्षा, कानून में समानता, कृषि, व्यापार। आंसर बी, कानून में समानता से संबंधित थी, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार शिक्षा भी सोच सकता है कोई व्यक्ति, तो कानून में समानता। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? जालियांवाला बाग, बंगाल विभाजन, भारत छोड़ना, अशोक आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। जालियांवाला बाग भी कोई सोच सकते हैं। ठीक है,
असहयोग आंदोलन भी सोच सकते हैं, कोई चारों एक से लग तीनों का चारों एक से लग रहे हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस किस नाम से प्रसिद्ध थे? राष्ट्रपिता, नेताजी, लौह पुरुष और देशबंधु। तो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1942, 1945, 1947 और 1950। तो वही क्लियर है, 1947। राष्ट्रवाद के प्रतीकों में क्या शामिल है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय भाषा तो दिया नहीं है, तो उपरोक्त सभी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार, भारतीयों को राजनीतिक मंच देना, उद्योग बढ़ाना, सेना बनाना। यह क्लियर है, भारतीयों को राजनीतिक मंच देना, ध्यान रखना। ओटो वान बिस्मार्क किस देश के नेता थे? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो वही ओटो वान बिस्मार्क थे, जर्मनी के एकीकरण में ओटो वान बिस्मार्क का नाम आता है सी। राष्ट्रवाद से क्या मजबूत हुआ? विदेशी शासन, राष्ट्रीय एकता, विभाजन, युद्ध। तो क्या क्या हुआ है राष्ट्रवाद से? राष्ट्रीय एकता। यहाँ पर ही हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक अभी नेक्स्ट उसमें अभी यहीं कंटिन्यू करेंगे 4.2 भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज एवं विनिर्माण उद्योग। संसाधन वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उपयोगी होती हैं, संसाधन कहलाती हैं, ठीक है। आवश्यकताओं को पूरा करे और उपयोगी हो, क्या कहेंगी? संसाधन। संसाधनों के प्रकार: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से प्राप्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जल, वन, मिट्टी, खनिज, ठीक है। अब इसके बाद है नवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीनीकरण संसाधन, जो संसाधन समाप्त होने पर पुनः जल्दी प्राप्त नहीं होते। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का उचित एवं संतुलित उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, राइट। वन, पेड़ पौधों से आच्छादित बड़े क्षेत्र को वन कहते हैं। वनों का महत्व: वर्षा में सहायता, मृदा संरक्षण, वन्य जीवों का निवास और पर्यावरण संतुलन, ठीक है। वनों के प्रकार: सदाबहार वन, पर्णपाती वन और कांटेदार वन। वन्य जीव, जंगलों में रहने वाले जीव वन्य जीव कहलाते हैं। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ सुरक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। जल संसाधन, जल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। जल के स्रोत: वर्षा, नदियाँ, झीलें, भूजल, ठीक है। वर्षा से जल, नदियों से जल, झीलों से जल, भूजल यानी ग्राउंड वाटर। जल संरक्षण, जल का उचित उपयोग और बचाव जल संरक्षण कहलाता है। जल का उचित उपयोग और बचाव जल संरक्षण कहलाता है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को एकत्र कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना वर्षा जल संचयन कहलाता है। कृषि, फसल उत्पादन की प्रक्रिया कृषि कहलाती है। कृषि का महत्व: भोजन प्राप्त होता है, रोजगार मिलता है, उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। फसलों के प्रकार: खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल बरसात में बोई जाने वाली फसलें, उदाहरण धान, मक्का। रबी फसल सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें, उदाहरण गेहूँ, चना। सिंचाई, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के साधन: नहर, कुआँ, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई, ठीक है। सिंचाई के साधन: नहर, कुआँ, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई। कृत्रिम रूप से पानी देना, भारत की वर्षा पर निर्भर होती है, यहाँ पर हम कृत्रिम रूप से पानी देना, ठीक है। यदि इस काम को अच्छे से कृषि विभाग में कृषि के लिए, कृषि रूपी अर्थव्यवस्था के लिए किया जाए
तो शायद बहुत अच्छा काम देश के लिए हो सकता है। खनिज, पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है, उदाहरण लोहा, तांबा। धात्विक खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती, उदाहरण अभ्रक, चूना पत्थर। विनिर्माण उद्योग, कच्चे माल से तैयार वस्तुएं बनाने वाले उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, कच्चे माल से तैयार वस्तुएं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? विनिर्माण उद्योग। जैसे कि है ना, लोहा होता है, लोहे से हम स्टील बनाते हैं, लोहे से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उद्योगों का महत्व, रोजगार, आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि। ठीक है, यदि इन 2-3 पॉइंट पे काम कर लिया और इसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर दिया तो कितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रोजगार भी मिल रहा है, आर्थिक विकास में उत्पादन वृद्धि भी हो रही है। भारत के प्रमुख उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग जो मैंने बताया, स्टील इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग। औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण। सीमेंट उद्योग की बात करें तो उसमें कच्चा माल क्या होता है? सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर हुआ। ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, सतत विकास, ऐसा विकास जिसमें वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हों और भविष्य प्रभावित ना हो। ठीक है, निष्कर्ष, संसाधनों का संरक्षण, जल बचाव, वन संरक्षण और संतुलित औद्योगिक विकास देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम इसके 25 MCQ देखेंगे। संसाधन क्या है? अनुपयोगी वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं, केवल मशीनें, केवल धन। तो उपयोगी वस्तुएं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त संसाधन, मशीनें, उद्योग। तो प्रकृति से प्राप्त संसाधन। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। सौर ऊर्जा। अनवीनीकरण संसाधन कौन सा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल। तो वही अनवीनीकरण में आता है कोयला। संसाधन संरक्षण का उद्देश्य क्या है? संसाधनों को नष्ट करना, संसाधनों को संतुलित उपयोग, उद्योग बंद करना, खेती रोकना। आंसर बी। वन क्या है? जल क्षेत्र, पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र, रेगिस्तान, पर्वत, पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र। वनों का मुख्य महत्व क्या है? प्रदूषण बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, उद्योग बंद करना, युद्ध करना। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। पर्यावरण पर्णपाती वन क्या करते हैं? पत्तियां नहीं गिराते, पत्तियां गिराते हैं जल में उगते हैं और रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पत्तियां गिराते हैं। वन्य जीव कहाँ रहते हैं? शहर, जंगल, कारखाने, विद्यालय। तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे? जंगल में। प्रोजेक्ट टाइगर, वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है। 1950, 1965, 1973, 1991, 1973। जल का मुख्य स्रोत क्या है? मिट्टी, वर्षा, पत्थर, वन। तो जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। ठीक है, वर्षा जल संचयन का उद्देश्य, जल को बहाना, जल संग्रह करना, जल प्रदूषण, खेती बंद करना। तो जल संग्रह करना। कृषि क्या है? उद्योग, व्यापार, फसल उत्पादन, बैंकिंग, फसल उत्पादन। खरीफ फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, धान, मटर। तो खरीफ फसल है, क्लियर समझ लीजिए, धान। ठीक है, जो बरसात में बोई जाती है, सर्दियों में काटी जाती है, उसे बोलते हैं खरीफ फसल। जो सर्दियों में बोई जाती है, बरसात में, गर्मी में काटी जाती है, उसे रबी फसल। रबी फसल कौन सी है? धान, मक्का, गेहूँ, कपास। तो गेहूँ। सिंचाई क्या है? प्राकृतिक वर्षा, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना, उद्योग लगाना, जंगल काटना, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना। ड्रिप सिंचाई का लाभ क्या है? जल की बर्बादी, जल संरक्षण, प्रदूषण, भूमि कटाव, जल संरक्षण। खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? आकाश, पृथ्वी, जल, वन। तो खनिज कहाँ से होते हैं? पृथ्वी से। ये पृथ्वी से ही तो निकाले जाएंगे खनिज। कुल मिला के 4 ऑप्शन देख के आंसर लगाना सही है। कितने सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई भी बता सकता है यदि 4 क्वेश्चन ढंग से पढ़ ले। ठीक है, लोहा किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक, धात्विक, ऊर्जा, जैविक। तो धात्विक, धातु है ना लोहा।
चूना पत्थर किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा, तरल। चूना पत्थर है, अधात्विक। विनिर्माण उद्योग क्या करते हैं? खेती करते हैं, कच्चे माल से वस्तु बनाते हैं, केवल व्यापार या शिक्षा देते हैं। ठीक है, विनिर्माण उद्योग है तो उद्योग में तो कच्चे माल से वस्तुएं बनाते हैं, खेती भी इसमें रखा हुआ है। ठीक है, व्यापार भी है। तो ये तीन ऑप्शन थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं। कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? विनिर्माण उद्योग, कृषि उद्योग, सेवा उद्योग, परिवहन उद्योग। कपड़ा उद्योग है, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, कपड़ा कैसे बनता है? कपास से बनता है ना। तो कच्चे माल से जो वस्तुएं तैयार होती हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। उद्योगों से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? शिक्षा, औद्योगिक प्रदूषण, वर्षा, वन वृद्धि। तो ठीक है, यहाँ क्लियर है, औद्योगिक प्रदूषण। चार ऑप्शन देखोगे आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन भी गलत करते हैं। इस तरह के एमसीक्यू पैटर्न का यही उद्देश्य होता है कि आपने बात को, अपने टॉपिक को कितना समझा है। ये क्वेश्चन का मतलब यही होता है। ठीक है, यदि आप चार ऑप्शन देखेंगे तो उद्योगों से समस्या, वन वृद्धि कैसे होगी? वर्षा, उद्योगों से वर्षा कैसे होगी? उद्योगों से शिक्षा कैसे होगी? दिमाग लगाओगे तो औद्योगिक प्रदूषण बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे एमसीक्यू में गलत टिक करने का बहुत बड़ा पॉइंट होता है। पूरा पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, टाइम मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको, यही सब कुछ बातें मैटर करती हैं। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? केवल वर्तमान विकास, भविष्य को सुरक्षित रखते हुए विकास, उद्योग बंद करना, खेती समाप्त करना। तो भविष्य को सुरक्षित रखते हुए विकास। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल समाप्त करने के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए, प्रदूषण फैलाने के लिए। तो किसके लिए है? भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। यहाँ पर हमारा ये 25 एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने इस क्लास में वीडियो क्लास लेक्चर में यूनिट नंबर 4 सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के सेक्शन के 4.1 इतिहास और 4.2 भूगोल का जो सब यूनिट है या लेसन है वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर है आप लोगों के लिए। सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व किए गए हैं और आप लोगों को ये सामाजिक विज्ञान समझने में भी ये हेल्प करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट के द्वारा जो परीक्षा मतलब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लोक परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को ऑल प्रेस कर दें, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। एक बात और इम्पोर्टेंट है, नोटिफिकेशन मिलने के बाद वीडियो देखना भी होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं मिलते हैं, कम से कम लाइक जो वीडियो देखें वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है उस वीडियो की रिटेंशन के लिए। तो आगे हम आगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से अगले वीडियो में हम मिलेंगे और नए टॉपिक पर। ये 4.3 4.4 कंप्लीट करना है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।